जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी कौन सा दल हरा रहा है, जितना अनुमान ये आपके नेता भी मानते हैं, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं। और दलित वोट बैंक का नहीं, भी हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, दलित वोट बैंक बीएसपी के साथ जाएगा, लेकिन उसका जो भी बिखराव होगा वो बीजेपी में भी जा सकता है, समाजवादी पार्टी में भी जा सकता है। लेकिन ऐसे में तो फिर सपा को ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन तो होगा। मैंने आपको पहले ही बोला डाइवर्सिफिकेशन होगा। मैंने आपको ये बोला कि जो 12 से 15% का जो उनका मतदान का जो वोटिंग परसेंटेज का फिक्स है वो वही जाना है। जो मुस्लिम समाज के वोट हैं वो अभी भी कंफ्यूज है। डाइवर्सिफिकेशन है, समाजवादी पार्टी को भी इसका लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी इसका लाभ मिल सकता है। तो वहां की सीट पे सही आकलन लगाना संभव नहीं है कि सीट कूट किस करवट बैठने वाली है। और मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं उस पर अपना विचार खास करके नहीं रख सकता कि हाँ ये मैं यही कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ही चुनावी जीत वहां पे है, या मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि वहां पे सपा का जो है पलड़ा भारी है। क्योंकि पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के हाथ में वो सीट थी और उस सीट को निकालने के लिए भी अतुल राय जी ने या बहुजन समाज पार्टी ने कुछ बहुत खास मेहनत नहीं की थी। ठीक है, चलिए सुमित जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुमित जी, कहाँ कहाँ लगा नजर आ रहा है आपको इस आखिरी पड़ाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती? सुमित जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, सुमित जी को आवाज नहीं आ रही है। नवीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दुबे जी, कहाँ नजर आ रहा है इस बार कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने? कौन कौन सी सीटें लग रहा है कि फंस सकती हैं, या फिर सभी सीटें क्लीन स्वीप करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही, यूपी में खास तौर पर? जी देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि इस बार कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये आती है कि जो 63 सीटें पिछले 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, ये ग्राफ उससे नीचे आएगा। उसका एक कारण मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से अलग होकर शिवपाल सिंह यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। उससे खासा नुकसान कुछ क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा था। इसके साथ में बसपा के साथ गठबंधन था और बसपा ने जिस तरीके का वोट कन्वर्जन की उम्मीद थी वो वोट कन्वर्ट हुआ नहीं सपा को, और उससे सपा का नुकसान हुआ, बसपा का बड़ा फायदा हुआ। अब स्थिति यह है कि शिवपाल सिंह यादव जी साथ में है, साथ के साथ कांग्रेस भी गठबंधन के साथ है और अन्य दल भी, चाहे आम आदमी पार्टी छोड़, भले उनका छोटा परसेंटेज है लेकिन वो सब एक साथ में हैं। इसका लाभ कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मिलता दिखाई दे रहा है। मेरा ये अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पिछले के मुकाबले इस बार काफी नीचे जाने की उम्मीद है। उतनी सीटें तो किसी हालत में आती नहीं दिख रही है उत्तर प्रदेश में। और आज की अगर आखिरी चरण की बात करें तो जिन 57 सीटों पर चुनाव हो रहा है देश के अंदर, उनमें से 25 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। मुझे लगता है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत बेहतर कर सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो आसार यहां बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 25 में से ये आंकड़ा जो 25 का छू नहीं पाएगी, कुछ कम रहेगा। और दूसरी चीज, बिहार की हम लोग अगर बात करें तो देखिए, बिहार के अंदर क्या है कि जिस चाल से, जिस स्ट्रेटेजी के तहत जेडीयू ने एनडीए में आना स्वीकार किया और गठबंधन कर लिया भारतीय जनता पार्टी के साथ में, अगर ये जेडीयू अलग होता तो आरजेडीयू कांग्रेस और जेडीयू ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ते 39 सीटों पर बिहार की। अब क्या हुआ, और भारतीय जनता पार्टी लड़ती लगभग 32 से 35 सीटों पर, बाकी पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा इन सबको एकोमोडेट कर लेती। अब स्थिति क्या हो गई है कि वहां जेडीयू के आने से सीटों में बंटवारा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही, कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार से थोड़ा सा पीछे रह जाती है बीजेपी अपने बहुमत में, 270 भी आएगी, तो मुझे आसार नहीं लगते हैं कि वो सरकार बना पाएगी एनडीए के साथ, क्योंकि उसके जो बाकी घटक दल हैं वो सारा किनारा करके इधर आ जाएंगे। कारण क्या है कि देखिए, ऐसा है कि एक कट्टरवादी धार्मिक छवि के साथ भारतीय जनता पार्टी उभर कर आई है, और उसके बदले में सेकुलर पार्टी, नीतीश कुमार बहुत सेकुलर नेता है, शुरू से वो सेकुलरिज्म की बात कहते रहे हैं,
ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जाना, अजीत पवार का शरद पवार की तरफ से इधर जाना, कहीं ना कहीं वहां महाराष्ट्र में भी ये स्थिति बन रही थी। देखिए, अगर गठबंधन में अजीत पवार नहीं जाते तो निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर शरद पवार के प्रभाव वाले क्षेत्र आंकड़ा पार कर जाती है, को तय नहीं है। अगर नहीं कर पाती है तो ये समस्या खड़ी होना तय। जो बिहार और महाराष्ट्र को लेकर के कही है, इस पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नजर दौड़ाना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर है, नीतीश बाबू को तो वैसे भी पलटू राम कहा गया है, वो कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। और चाचा तेजस्वी के जो सुर हैं वो आपने देखे होंगे पूरे चुनाव में, वो हमारे चाचा हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदैव है, वगैरह वगैरह, न जाने क्या क्या उन्होंने कहा। तो कभी उस तरीके से आक्रामकता उन्होंने दिखाई नहीं है। दूसरी बात, एक अभी आपने उत्तर प्रदेश को लेकर के कही, इस बार चाचा शिवपाल यादव हैं अखिलेश यादव के साथ, अपने भतीजे के साथ, कांग्रेस भी जुड़ गई है। कांग्रेस का जनाधार मुझे लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जनाधार से ज्यादा नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जब बीएसपी और सपा एक साथ मिलकर के कुछ नहीं कर पाए, तो कांग्रेस मिलकर के क्या कर लेगी इस बार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे। देखिए, दो तीन चीजें होती हैं जब चुनाव होता है। तो एक तो वो वोट होता है जो पार्टियों का अपना एक स्थायी वोट होता है। आप देखें, बसपा का वोट बैंक 22% का था, 2022 के विधानसभा चुनावों में वो खिसक कर 12% पर आ गया। तो अल्टीमेटली वो 10% वोट गया कहाँ? निश्चित तौर पर वो वोट समाजवादी पार्टी को मिला और उनका वोट प्रतिशत 32-34% जाके पहुंच गया था विधानसभा चुनावों में। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या है कि देखिए, जिस तरीके से युवा खासा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, अग्निवीर योजना को लेकर पूरे देश के अंदर नाराजगी है। और वही एक कारण रहा कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ से निकल गई, वह कांग्रेस की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में आप किसी भी युवा से बात करेंगे तो वो एक ही बात कहता है कि नहीं, हमें तो साहब अपने भविष्य को लेकर चिंता है और हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया, जो वैकेंसी आपने निकाली उसके पेपर लीक हो गए। पेपर लीक होने के बाद में उनको वो जो सिलेक्शन होने चाहिए थे 1 साल की प्रक्रिया, वो 4-4 साल हो गए, उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, भर्तियां नहीं हो रही। भर्तियां होती तो लोग हाईकोर्ट में मैटर चला जाता। तो इन सब चीजों को लेके एक खासा नाराजगी है। और आपको मैं बता दूं कि 23% युवा वोटर इस बार के चुनाव में भागीदारी कर रहा है पूरे देश के अंदर। उस 23% में से अगर आपका 5-7% भी स्लाइड कर गया और 2-3% अगर महंगाई के मुद्दे पर स्लाइड कर गया, तो आप 10% का वोट अगर आपका स्लाइड होता है तो आप ये मान लीजिए कम से कम 100 से 150 सीटों का देश में नुकसान भाजपा को होना तय दिखाई दे रहा है मुझे। बिल्कुल, ये बड़ी बात है और बड़ा आंकड़ा आप दे रहे हैं। सुमित जी, आवाज आ रही है अब आपको? सुमित जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, सुमित जी को आवाज नहीं आ रही है। संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।